तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉज इफेक्ट रिलेशन और जो दूसरा रीजन है दैट इज ड्यू टू अदर फैक्टर साइमल्टेनियस चेंजेस आते हैं वेरिएबल में, वो हमने देखा। अभी आगे देखते हैं। इफ देर आर साइमल्टेनियस चेंजेस इन वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर साइमल्टेनियस चेंजेस एक ही टाइम पे दोनों वेरिएबल में हमको चेंजेस दिखते हैं ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन, मीन्स अपन ने जो ये दो एग्जाम्पल देखे थे लास्ट लेक्चर में कि भाई आइदर डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन होता या तो इनडायरेक्ट, मीन्स कोई अदर फैक्टर के द्वारा ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, देन इट इज सेड दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है। सो एक बात आपको ये डेफिनेशन याद रखनी होगी कि भाई अगर साइमल्टेनियस चेंजेस होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, आइदर वो चेंजेस है दैट इज ड्यू टू डायरेक्ट इफेक्ट या तो फिर वो चेंजेस है दैट इज ड्यू टू इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, मीन्स कोई थर्ड पार्टी कोई थर्ड अदर फैक्टर है वो यहाँ पे चेंजेस करवा रहा है, देन इट इज सेड दैट दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन है। ओके, दिस इज डेफिनेशन फॉर कोरिलेशन। लेकिन अगर आप चैप्टर देखोगे तो चैप्टर का नाम तो है लीनियर कोरिलेशन। तो हमने कोरिलेशन तो देखा कि भाई साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो दोनों जो वेरिएबल्स है उसके बीच में इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों वेरिएबल्स है वो कोरिलेटेड है। लेकिन लीनियर कोरिलेशन मीन्स क्या, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। लेट्स सी दिस। लीनियर कोरिलेशन क्या बोलता है, अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। व्हेन चेंजेस in value of two correlated variables are nearly in constant proportion. Nearly in constant proportion means exactly या तो constant proportion में होना चाहिए या तो फिर nearly means approximately nearly constant proportion में, जैसे constant proportion के जैसे ही होने चाहिए। मीन्स द पॉइंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स आर ऑन लाइन और नियरर टू द लाइन। मीन्स जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो या तो वो एक ऐसे लाइन में होने चाहिए, जो हम जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में या तो वो एक लाइन में होने चाहिए या तो फिर पॉइंट्स ऐसे प्लॉट किए गए होने चाहिए कि वो देखा जाए तो एक लाइन में ही हो। डिड यू गेट दिस? तो जब ऐसा आता है मीन्स कांस्टेंट प्रपोर्शन या नियर टू द कांस्टेंट प्रपोर्शन हो हमारा डेटा, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ लीनियर कोरिलेशन। डिड यू गेट दिस? देखो एग्जैक्ट, अभी देखो यहाँ पे हम दो दो बात करते हैं, एक तो एग्जैक्ट कोरिलेशन, आप नियरली नियरली कोरिलेशन क्या है। अभी समझो एग्जैक्ट, जब हम एग्जैक्ट लीनियर कोरिलेशन के बारे में बात करें, सो एग्जैक्ट लीनियर कोरिलेशन अकर्स इन नेचुरल साइंस। ज़्यादातर नेचुरल साइंस, देखो ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने टेक्स्ट बुक के लिए। सो एग्जैक्ट लीनियर कोरिलेशन तो नेचुरल साइंस में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें रेडियस एंड सरकमफ्रेंस के बारे में। देखो रेडियस जैसे हम आर से डिनोट करते हैं और सरकमफ्रेंस को हम 2 पाई आर से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे 2 और दूसरा पाई, ये दोनों की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो बढ़ेगा क्या, रेडियस। सो यहाँ पे अगर रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा सेम प्रपोर्शन में, और यहाँ पे रेडियस अगर डिक्रीज होगा तो सरकमफ्रेंस भी कम होगा सेम प्रपोर्शन में। सो यहाँ पे देयर इज अ कांस्टेंट प्रपोर्शन कि जिस प्रपोर्शन में रेडियस बढ़ेगा उस प्रपोर्शन में ही सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। देयर इज अ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दूसरा अगर देखा जाए तो टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पे प्रोवाइडेड ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कॉज इफेक्ट है, ये थर्ड कोई अदर फैक्टर द्वारा कॉज इफेक्ट करवाया गया हो, इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट का एग्जांपल है दैट इज स्पीड। ओके, स्पीड जिस तरह से चलेगा टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रैवल में डिफरेंस नजर आएगा। डिड यू गेट दिस? ओके, तो टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रैवल में कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई नियरली कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो वेरेज जब हम देखें कॉमर्स के फील्ड में,
कॉमर्स के फील्ड में या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशल साइंस के फील्ड में हम देखें, सो चेंजेस आर नॉट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जैक्टली कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, बट नियरर टू द सेम मीन्स नियरर टू द कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इफ रेनफॉल इंक्रीज बाय 10% फॉर 2 years, पहले साल में भी 10% रेनफॉल इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट साल भी रेनफॉल 10% से इंक्रीज हुआ। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यील्ड ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स भी 10% से इंक्रीज होगा और नेक्स्ट साल भी जब 10% से रेनफॉल इंक्रीज होगा तो यील्ड ऑफ क्रॉप्स भी 10% से इंक्रीज होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं अपना। सो बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स ये एग्जैक्ट 10% से इंक्रीज दिखे रेनफॉल में और यील्ड ऑफ क्रॉप्स में, वैसा आप नहीं बोल सकते। सो एग्जैक्ट प्रपोर्शन नहीं है, मे बी 9% से इंक्रीज होगा यील्ड ऑफ क्रॉप्स या मे बी 9.5% से इंक्रीज होगा। सो परसेंटेज वेराई करेगा, लेकिन एग्जैक्ट कांस्टेंट प्रपोर्शन में नहीं होगा, नियर टू दैट कांस्टेंट प्रपोर्शन हो सकता है। सो ये हमने देखा कि भाई लीनियर कोरिलेशन क्या है, दैट इज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन या नियर टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में। मेनली अगर हमको टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बाइफरकेट कर रहा हूं तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ब्रॉड कैटेगरी में हम 2 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब वो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इफ चेंजेस पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर हम देखें तो इफ changes in values of two correlated variable are in same direction, important word है same direction, मीन्स जो चेंज हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर सेल्स बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ना, तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। सो जो 2 कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं उसमें तो चेंजेस है वो सेम डायरेक्शन में, मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, एक वेरिएबल घट रहा है कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कम होगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। डिड यू गेट दिस? कोरिलेशन जो है दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द नेगेटिव कोरिलेशन। इसका बिल्कुल उल्टा। If changes in the value of two variable are in opposite direction, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। सो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सो देयर इज अ चेंज, लेकिन वो चेंज है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके कारण हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन देम इज नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा एग्जांपल है ऑल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा क्योंकि एयर विल बी गेटिंग थिनर। ओके, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पे, हाइट्स पे ऊपर, जैसे कि माउंटेन रीजन में आप चले जाओगे, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका कम होगा, बिकॉज एयर एकदम थिन बनती जाएगी। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिक्रीजिंग। सो ये 2 मेन ब्रॉड कैटेगरी है ऑफ कोरिलेशन, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता है, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कि भाई हमको ये समझ में आ गया कि भाई अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी तो वो पॉजिटिव कहलाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो नेगेटिव कहलाएंगे। लेकिन अभी समझो कि भाई हमको ये मेजर करना हो कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव, तो उसके लिए कोई एक मेजर चाहिए, हमको मेजर स्टडी करना पड़ेगा। तो दैट मेजर इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो
जो कोरिलेशन है उसको हमको मेजर करना हो, सो हमारे पास यहाँ पे समझना पड़ेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। ओके, सो measure of strength of a linear correlation between two variable is known as correlation coefficient। एक ऐसा मेजर जो स्ट्रेंथ को मेजर करता हो, जो स्ट्रेंथ बताता हो कि भाई अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो कितना स्ट्रेंथ है उसका, अगर नेगेटिव है तो कितनी स्ट्रेंथ है नेगेटिव कोरिलेशन की दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। जो स्मॉल अल्फाबेट है उसमें हम स्मॉल आर के साथ उसको डिनोट करेंगे, ये उसका सिंबल है। नेक्स्ट, इट इज न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन शोइंग डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स। ये एक न्यूमेरिकल मेजर है किसका, तो भाई कोरिलेशन का, दैट शोस डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल, जो डिग्री बता रहा हो, ओके, जो स्ट्रेंथ बता रहा हो। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन। याद रखना है एमसीक्यू के लिए और 1 मार्क आंसर के लिए भी। सो इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने ये फर्स्टली सजेस्ट किया था, इसलिए इसको इसकी एक मेथड आएगी दैट इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। सो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसकी दूसरी भी मेथड है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो अभी आगे, फॉलोइंग मेथड्स आर मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके साथ साथ उसका स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव। तो ये जानने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं, दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ये 3 मेथड हम स्टडी करेंगे और तीनों 3 मेथड्स के एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्कैटर डायग्राम मेथड में हमको डायग्राम्स ड्रॉ करने ग्राफ में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो 3 क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे और आगे उसका जो मीनिंग है इस मेथड का कंसेप्ट है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, सो ये 3 मेथड्स आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग द मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम in next lecture. So that's all for it. Stay connected. Thank you.